अच्छा बेटा, चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये हमने कर लिया थे। अच्छा, उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके बारे में पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं या केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं, उनमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अच्छा, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसके बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करके कोई केमिकल चेंज कर दें, कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाएं मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, दूसरा होता है वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। कॉपर, जिंक और कॉपर जो होता है उसके अंदर यूज होता है डैनियल सेल के अंदर। तो वोल्टिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये स्पॉन्टेनियस होता है। वोल्टिक सेल स्पॉन्टेनियस है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है स्पॉन्टेनियस तरीके से। मतलब स्पॉन्टेनियस तरीके से एक रिडक्स रिएक्शन होता है और उसमें से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है स्पॉन्टेनियस तरीके से। अच्छा, तो आपने ये भी पढ़ा था कि वोल्टिक सेल के अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं। बेटा, जो वोल्टिक सेल है उसके अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है। एक में रिडक्शन होती है, दूसरे में ऑक्सीडेशन होती है। हर हाफ सेल के अंदर मेटल की प्लेट को डिप किया जाता है। हर हाफ सेल के अंदर मेटल की प्लेट को हम डिप करते हैं उसके अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। अगर कॉपर की प्लेट है तो उसको कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करेंगे, अगर जिंक की प्लेट है तो उसको जिंक सल्फेट के अंदर डिप करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, ठीक है। अच्छा, हर हाफ सेल के अंदर क्या होगा कि मेटल जो होगी, मेटल की प्लेट होगी जिसको हम डिप करते हैं उसके अपने साल्ट सॉल्यूशन में। तो क्या होता है कि जो मेटल की प्लेट है या मेटल की रॉड है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसका मतलब या तो उसके अंदर रिडक्शन होगी या उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, और ये डिपेंड करता है मेटल की सलाहियत पे, मेटल की एबिलिटी पे, ठीक है, कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। तो अब जब दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करेंगे तो एक हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होगा और जो दूसरा हाफ सेल है उसके अंदर रिडक्शन का अमल होता है। जो लेफ्ट साइड वाला सेल होता है, लेफ्ट साइड में, उसमें ऑक्सीडेशन होती है, और राइट साइड में जो सेल होता है उसके अंदर रिडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर होगा, जो लेफ्ट साइड का सेल होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। अच्छा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। वो बेटा इलेक्ट्रोड जो होगा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोड वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा। जो इलेक्ट्रोड होगा वो आयन, पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा वो, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो जिस तरह जिंक है, जिंक से जिंक आयन बन जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर रह जाते हैं। अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जिंक की प्लेट ऑक्सीडाइज होती है, तो जिंक आयंस जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और दूसरी साइड पर क्या होता है
वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो दूसरी साइड का इलेक्ट्रोड होता है वो बेटा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जहां पे रिडक्शन होती है, जहां पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, और उसको हम कहते हैं कैथोड। और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जो होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। तो ये हमने पहले शुरुआत में पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन, ठीक है। जब मेटल की प्लेट को आप डिप करेंगे उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर, तो दो चीजें हो सकती है, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई जिंक की, कि जिंक की जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, तो जिंक की प्लेट जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन का अमल होता है, ऑक्सीडेशन के अमल से क्या होता है, जिंक आयंस बनते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए मेटल की प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो वोल्टिक सेल के अंदर, जो वोल्टिक सेल है या डेनियल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या बैटरी है, उस पर एनोड नेगेटिव होता है बेटा, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। दूसरी बात यह कि पॉजिटिव आयंस निकल जाते हैं, मेटल जो था वो पॉजिटिव आयन को लूज कर देता है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं मेटल की प्लेट के ऊपर, इसलिए मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अच्छा, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, मेटल ऑक्सीडाइज होगा, आयंस बनाएगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। या जो होगा, जो मेटल की प्लेट होगी वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी, जो मेटल की प्लेट होगी वो पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे मेटल की प्लेट से, वो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट से लेंगे और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कैथोड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो एक इलेक्ट्रोड बनेगा एनोड, दूसरा बन जाएगा कैथोड, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो वोल्टिक सेल के अंदर जो एनोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करते हैं आप, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करते हैं 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो उस इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो आईपिक सिस्टम है अरेंज करने का, कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल भी होती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होती है। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल भी होगी, उसका मतलब इसमें ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत भी होगी, रिड्यूस होने की सलाहियत भी होगी। अच्छा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव की हो जाएगी, जैसे जिंक की एग्जांपल आपको बताई थी कि भाई जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की 0.76 वोल्ट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, प्लस की होगी 0.76 वोल्ट, ठीक है। और जो अरेंज करने का तरीका है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से है, ठीक। अच्छा, उसके अंदर एक साल्ट ब्रिज को भी हम यूज करते हैं, वोल्टिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज भी यूज होगा, जो सर्किट को कंप्लीट करता है बिटवीन 2 हाफ सेल्स। बेटा सर्किट को कंप्लीट करता है 2 हाफ सेल्स के दरमियान, और सॉल्यूशन को मिक्सिंग से बचा लेता है, मिक्सिंग नहीं होगी सॉल्यूशन की। अच्छा, तो साल्ट ब्रिज के जरिए आयन की ट्रांसफर होगी और इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जब लेफ्ट कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं और वो पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं, और जिसके वजह से लेफ्ट कॉर्नर में पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं। जो लेफ्ट कॉर्नर होता है
जिस पर पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है ना, ऑक्सीडेशन से पॉजिटिव आयन बनेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा, सबको कहते हैं जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक आयंस बनेंगे और वो जिंक आयंस जाएंगे कहाँ, सोल्यूशन के अंदर जाएंगे, और जिनकी वजह से पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे लेफ्ट कंपार्टमेंट के अंदर। जो कैथोड है वहां पे पॉजिटिव आयंस रिड्यूस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस रिड्यूस होते हैं तो नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं वहां पे। सल्फेट आयन सपोज करते हैं बढ़ जाते हैं, कॉपर सल्फेट की स्टार्ट होगी तो कॉपर आयन तो रिड्यूस हो जाएंगे, सल्फेट आयन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है लेफ्ट कंपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं और जो राइट वाला कंपार्टमेंट होता है वहां पे नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं। तो साल्ट ब्रिज क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बाहर रखेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगी, वो मेंटेन करेगी। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी तो समझे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अच्छा, क्यों करंट फ्लो होना बंद होगा, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर पर जो पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे। जो लेफ्ट कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। कहां से, एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, कैथोड तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हैं, जो पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बाहर रहना जरूरी है करंट के फ्लो होने के लिए। तो साल्ट जो ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बाहर रखेगा, मेंटेन करेगा, ताकि करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या सपोज करते हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल होती है, वो बेटा डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल का डिफरेंस है। कैथोड और एनोड की जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो किसी भी एलिमेंट की एक्यूरेट एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब किसी भी एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते, ना तो जिंक की मेजर कर सकते हैं, ना कॉपर की मेजर कर सकते हैं, ना किसी भी एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली जो हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिली हुई है, जिंक की मिली हुई है -0.76, ये हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है, या कॉपर की 0.34, ये भी हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। किसी भी एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कंपेयर की गई हाइड्रोजन के साथ। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज दी गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सभी कंपेयर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, जाहिर गैस का इलेक्ट्रोड बनता नहीं है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम प्लेट का बना होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम की फॉइल होता है, प्लैटिनम की राड होती है, आप कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, एक प्लैटिनम ब्लैक जिसको कहा जाता है। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होगा, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। उसके ऊपर हाइड्रोजन जो होता है एक्यूमुलेट हो जाती है। उस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर जो प्लैटिनम ब्लैक है या प्लैटिनम प्लेट है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, और ऐसे लगेगा जैसे प्लैटिनम प्लेट जो है नहीं है मगर हाइड्रोजन ही है, क्योंकि इसके ऊपर जो बाहर कोटिंग है वो हाइड्रोजन की होती है। तो उसी प्लैटिनम प्लेट जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस को पास करते रहते हैं प्लैटिनम प्लेट के अंदर, और वो प्लैटिनम प्लेट जो होती है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। उसको डिप करेंगे किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस हो। अच्छा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बन जाएगा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंपैरिजन के लिए आर्बिट्ररी 0 रखी गई है। आर्बिट्ररी का मतलब है अपनी मर्जी से हमने 0 रखी गई है कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब हमने अपनी मर्जी से फिक्स की है इसकी वैल्यू 0.04 कंपैरिजन के लिए। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है उसको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ। अगर जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है तो उसको भी जिंक के साथ हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करनी है तो कॉपर को भी हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करना चाहते हैं उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ,
हाइड्रोजन के साथ। तो कल परसों जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ा था कि भाई स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम प्लेट का बना होता है, जिसके अंदर प्लैटिनम ब्लैक भी होता है। ठीक है, वो प्लैटिनम ब्लैक क्या होगा, प्लैटिनम ब्लैक जो होता है वो जो है पाउडर मतलब फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, तो हमने हाइड्रोजन की कंपैरिजन जिंक के साथ की थी कि जब जिंक के साथ हाइड्रोजन की हम कंपैरिजन करते हैं तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। इसका मतलब है जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम है, जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम है, -0.76 वोल्ट से जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिस भी एलिमेंट की हाइड्रोजन से कम होगी वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर मेटल की हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी और मेटल जो होगा रिड्यूस होगा। तो हमने जिंक और हाइड्रोजन का तो पढ़ लिया था, मगर आज हम पढ़ रहे हैं कॉपर और हाइड्रोजन का। तो वोल्टिक सेल बेटा वोल्टिक सेल एक बना रहे हैं, किसका, कॉपर और हाइड्रोजन का। ठीक है, कॉपर और दूसरा क्या यूज कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, कॉपर की कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं हाइड्रोजन से कंपेयर करके। तो अब देखो इस तरह होगा, ये एक वेसल है, ये बेटा एक वेसल है और जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये प्लैटिनम की प्लेट है, ये प्लैटिनम ब्लैक, ये प्लैटिनम फॉयल है। जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर पास कर रहे हैं हम। बेटा हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर पास कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या होगा, ये जो प्लैटिनम की प्लेट होगी मगर उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी, इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस होगी, मुसलसल हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 180 एम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर क्या होगा, 1 एम HCl होगा या 1 एम H2SO4 होगा। इसके अंदर क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस हो। और कंपेयर किससे कर रहे हो बेटा, ये दूसरी कंटेनर है, जिसके अंदर कॉपर की प्लेट है, ये कॉपर रॉड है और जिसको डिप किया हुआ है, जिसको देखो डिप किया हुआ है किसके अंदर, कॉपर की रॉड जिसको डिप किया हुआ है 1 एम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर की रॉड को डिप किया हुआ है किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सर्किट है, ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ या वोल्ट मीटर।
आपको ये बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बताएगा डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। तो बेटा ये वोल्ट मीटर जो लगा हुआ ये क्या बता देगा, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बता देगा, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आपको बता देगा कॉपर और हाइड्रोजन का, रीडिंग आएगी जो भी यहाँ पे। और इधर साल्ट ब्रिज लगी हुई है, ये बेटा साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज लगी हुई है और जो बनी होती है KCl जेली की, क्या पोटाशियम सल्फेट भी इसके अंदर हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट भी इसके अंदर हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड जेल, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ऐसे आयंस होंगे जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करती है। अच्छा, अब जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट है लेफ्ट कंपार्टमेंट, देखो जो लेफ्ट साइड वाला कंपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड, और ये राइट। तो बेटा लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी, एनोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनोड बन जाएगा ये। और जो राइट वाला होगा उसमें रिडक्शन होगी और ये कैथोड होगा। ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू कॉपर के मुकाबले में कम है। जो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है, जबकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयंस होंगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगी। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर। सॉल्यूशन पॉजिटिव आयंस का होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। हाइड्रोजन आयंस कहां पे जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज होगी सॉल्यूशन के ऊपर। मगर वो पॉजिटिव चार्ज बाद में खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बन जाएगा साल्ट ब्रिज के जरिए। वैसे साल्ट ब्रिज के जरिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा, मगर मैं बता दूं बाद में हो जाएगा वो न्यूट्रल। मगर वैसे फिलहाल इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गई है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी हाइड्रोजन आयंस के अंदर, जो हाइड्रोजन गैस होगी इस तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इधर ऑक्सीडेशन हो रही है किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी हाइड्रोजन आयंस के अंदर, तो लाजिम बात है हाइड्रोजन आयंस जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद
भले यहाँ से साल्ट ब्रिज के जरिए आयन की ट्रांसफर उसको न्यूट्रल कर दे, मगर फिलहाल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर, हाँ बाद में उसको साल्ट ब्रिज न्यूट्रल कर देगी, मगर मैं फिलहाल बता रहा हूं। अच्छा, जो कैथोड कंपार्टमेंट है वहां पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये जो कॉपर आयंस है बेटा, कॉपर आयंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, मेटल की रॉड से, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देगी, तो पॉजिटिव चार्ज और मेटल रॉड, मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। पता है क्यों होती है पॉजिटिव चार्ज? एक्चुअली होती है कि ये जो कॉपर आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कहां से, रॉड से लेंगे इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे रॉड से, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज दे देगी। कौन सी चार्ज दे देगी, पॉजिटिव चार्ज दे देगी कॉपर के ऊपर, कॉपर की रॉड के ऊपर, क्योंकि कॉपर की रॉड इलेक्ट्रॉन दे देगी किसको, आयंस को, ये जो पॉजिटिव आयंस है इनको इलेक्ट्रॉन देगी, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल रॉड। अच्छा, जब कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाएंगे तो सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे बेटा, सल्फेट आयंस इस तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस है देखो बराबर है। अब कॉपर आयन रिड्यूस होने लगे, कॉपर आयन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होंगे, तो लाजिम बात है सल्फेट आयन यहाँ पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन सॉल्यूशन। अच्छा, फिर क्या होगा, ये जो साल्ट ब्रिज होगी, साल्ट ब्रिज क्या करेगी, इनको न्यूट्रल कर देगी। साल्ट ब्रिज क्या करेगी, अगर साल्ट ब्रिज न्यूट्रल नहीं करेगी तो करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। क्यों करंट फ्लो होना बंद होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे, इस पर जो एनोड पर जो चार्ज आ गई है बेटा, एनोड पर जो चार्ज आ गई है ना, नेगेटिव चार्ज आ गई है, या एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ये पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा रुक जाएगा। इसलिए साल्ट ब्रिज का होना जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी हो वो बरकरार रखे। अच्छा, अब क्या होगा, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड्स को, तो करंट फ्लो करेगा, ए नोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। देखो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा इस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल रहे हैं कॉपर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल कर किधर जा रहे हैं, कॉपर की तरफ, तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बेटा हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा, कॉपर के अंदर रिडक्शन होगी। देखो कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल के अंदर, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर आयंस एक्वस एरो, हाइड्रोजन आयंस प्लस कॉपर। तो ये क्वेश्चन बता रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और जो ई सेल होता है बेटा, ई सेल जो निकालते हैं, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन से मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, अब कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये अलग चीज है। आप एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड की लेंगे, दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की कितनी है 0.34 कॉपर की। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल आप पढ़ कर आए हो कॉपर की 0.34 आपको पढ़ाया था मैंने। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का मतलब हाइड्रोजन की होगी 0 होगी 0.0, तो जवाब आएगा 0.34। अच्छा 0.34 का मतलब ये रेशियो स्पॉन्टेनियस होगा। तो पोटेंशियोमीटर ये रीडिंग दे रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा। अगर इसको आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको आप बाहर से कोई फोर्स देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें से एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। बेटा जब इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो। इसका मतलब है जो वोल्टिक सेल का रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, रिवर्स भी हो जाता है, मगर एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, खुद ब खुद नहीं होगा। अच्छा अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो एलिमेंट्स को रखा जाता है, एलिमेंट्स को रखा जाता है इन द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। देखो एलिमेंट्स को रखा गया है रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, कंपेयर विथ हाइड्रोजन। उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज elements are arranged in the order reduction potential या इलेक्ट्रो पोटेंशियल लिख देता हूं, मगर है रिडक्शन पोटेंशियल। in that of reduction potential compare with हाइड्रोजन स्केल। बेटा कंपेयर किसके साथ करते हैं? इसको हाइड्रोजन के साथ। मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इलेक्ट्रो पोटेंशियल के हिसाब से, मगर इसको कंपेयर किया गया है हाइड्रोजन स्केल के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकाली गई इलेक्ट्रो पोटेंशियल की ये सीरीज होगी। ये बेटा सीरीज होगी जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो एलिमेंट्स are arranged in the order of reduction potential। बेटा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी। कुछ इसको एलिमेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, कुछ ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के हिसाब से, और फिर कंफ्यूजन होगी। इसलिए एक ही स्केल को यूज किया गया है जो स्टैंडर्ड है, जो आईपिक सिस्टम के तहत मंजूर है, वो है रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से तरतीब दे दो, और उसी से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो।
जस्ट साइन को रिवर्स करके, मैग्नीट्यूड वैल्यू का वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो अब मैं देखो सारी तो एलिमेंट्स को नहीं लिख सकता हूँ बेटा, ये देखो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोड और यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले एलिमेंट आएगा बेटा लिथियम। सबसे जो टॉप पे है वो लिथियम है, क्योंकि जो लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की, जो लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव की है। अब देखो ये लिथियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में तब्दील हो रहा है, लिथियम के अंदर, सॉलिड लिथियम के अंदर। लिथियम एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में तब्दील करता है, लिथियम सॉलिड के अंदर। और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 वोल्ट है, जो सबसे हाईली नेगेटिव है बेटा। ये वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू है लिथियम की। लिथियम के बाद पोटेशियम आता है कि पोटेशियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटेशियम मेटल के अंदर तब्दील हो जाएगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये है -2.95 वोल्ट। पोटेशियम के बाद जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैल्शियम मेटल में तब्दील हो जाएगा, इसकी वैल्यू है -2.87। तो बेटा ये सीरीज याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो पूछते हैं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, कौन एनोड बन जाएगा कौन कैथोड बनेगा, ठीक है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट है जो वाटर में से हाइड्रोजन गैस को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का याद करना जरूरी है। तो ये बेटा सीरीज आपको काम आएगी रिएक्टिविटी के हिसाब से ही। अच्छा, कैल्शियम के बाद सोडियम है। सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सोडियम मेटल बन जाता है और सोडियम मेटल की जो वैल्यू है 2.714। अच्छा, उसके बाद सोडियम के बाद जो है वो है मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मैग्नीशियम मेटल बन जाएगा। मैग्नीशियम मेटल के 2.37 माइनस की 2.37। उसके बाद एल्यूमिनियम है और जिसमें एल्यूमिनियम आयंस जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल में तब्दील हो जाता है और इसकी वैल्यू है -1.66। ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया जिंक। जो जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं और -0.76 वोल्ट।
अच्छा देखो ये सीरीज बता रही है, अभी हम आगे भी जाएंगे, ये वो खत्म हो गया, मगर ये सीरीज के मुताबिक बेटा, सीरीज के मुताबिक जो जिंक है एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक सोडियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कैल्शियम को, पोटाशियम को, लिथियम को, इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब जिंक से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ये जिंक ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा। बेटा जो जिंक है इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, मगर ये ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। जिंक इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस होगा। बेटा देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये, इसका मतलब है कि ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जिंक को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिंक को रिड्यूस कर सकते हैं, ये जिंक को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होकर, क्योंकि इनकी वैल्यू सबकी ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू है। चलो हम आगे आते हैं, पूरी सीरीज का पढ़ लें। उसके बाद एलिमेंट है इलेक्ट्रोड, और यहां पे आते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनकी। अच्छा इन एलिमेंट में पहले कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे मतलब जिंक तक पड़ा, क्रोमियम। बेटा क्रोमियम है, देखो क्रोमियम 3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 0 बन जाता है, और क्रोमियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट है। अच्छा क्रोमियम के बाद आयरन, बेटा क्रोमियम के बाद है आयरन। देखो आयरन कौन सा है, आयरन 2 टाइप के हैं, एक Fe3 है, एक Fe2 है, ये Fe2 है। बेटा Fe3 नहीं है, Fe2 है, ये Fe2 से Fe बना है, और रिडक्शन की पोटेंशियल है माइनस का 0.44 वोल्ट। आयरन के बाद देखें कैडमियम, कैडमियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम में तब्दील हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है -0.403। ये कैडमियम की वैल्यू है। अच्छा उसके बाद है निकेल, तो बेटा निकेल आयंस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, निकेल सॉलिड बन जाता है, और निकेल की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -2.5 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। निकेल के बाद टिन, SN2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एशियन में ये तब्दील हो रहा है, और एशियन की वैल्यू है -0.14 वोल्ट। अच्छा उसके बाद है पीबी,
Pp आयन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये Pp बन जाता है, और Pp की जो वैल्यू है वो है -0.126 वोल्ट। और Pb के बाद है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है, इसकी है 0.01 रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद है कॉपर। देखो कापर आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन रहा है, इसकी प्लस की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो अब देखो कॉपर से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉपर में सबको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बेटा देखो कॉपर जो है, कॉपर से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी नेगेटिव के हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, इन सबको कॉपर ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस होगा। इन सब में कॉपर कैथोड हो जाएगा और जितने भी ऊपर वाले मेटल सभी एनोड पर चले जाएंगे, सबके सब ऑक्सीडाइज होंगे और उनका वोल्टिक सेल जो बनेगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। कॉपर से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेटा कॉपर से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये कंपैरिजन सेल के अंदर सबके सब ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर की वैल्यू प्लस की है। या हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, और जब हाइड्रोजन को कॉपर के साथ कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा, अभी पढ़ कर आए थे आपको, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू कॉपर के मुकाबले में कम है। अच्छा, कॉपर 2 बार आया है क्योंकि एक क्यूपरस आयन भी है। इसका मतलब है क्यूपरस आयन तो इससे भी ज्यादा है, 0.521। इसका मतलब है क्यूपरस जो आयन है वो इससे Cu2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, आयोडाइड में तब्दील हो जाती है, माइनस और फिर प्लस 0.535 वोल्ट। आयरन देखो, तो एलिमेंट इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब एलिमेंट ये आयरन है, ये भी देखो आयरन ही है, मगर आयरन कौन सा, फेरिक। इसका मतलब है जो फेरिक है, जो बेटा फेरिक है वो फेर से भी ज्यादा है। और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है फेरिक की 0.771 वोल्ट। अब देखो, अब पहले भी पढ़ कर आए हैं, Fe2 को देखो, Fe2 की माइनस में है बेटा, Fe2 देखो, Fe जो 2 वाला है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है,
मगर Fe3 की देखो ये प्लस की है, तो इसका मतलब है Fe2 और Fe3 की रिडक्शन पोटेंशियल एक जैसी नहीं है बेटा। Fe2 और Fe3 की रिडक्शन पोटेंशियल एक जैसी नहीं है, चेंज है। उसके बाद है सिल्वर, जो सिल्वर है वो Ag बेटा +1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Ag मेटल बन जाता है और इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट सिल्वर की। बेसिक बुक में 0.799, मगर ज्यादातर बुक्स में 0.8 लिखा होता है, इसके अंदर 0.799 मगर मैं बता दूं ज्यादातर इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 0.8 वोल्ट लिखते हैं ज्यादातर बुक्स में। बहुत सारे बुक्स में 0.8 की लिखी हुई है, प्रॉब्लम्स के अंदर भी 0.8 गिवन होती है इसकी वैल्यू, सिल्वर की वैल्यू। मरकरी Hg+2 वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg में तब्दील हो रहा है। 0 पॉइंट, ये बेटा सभी प्लस की वैल्यूज है, 0.885 वोल्ट। ब्रोमीन Br2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ब्रोमाइड आयन बन जाएगा बेटा। Br2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है Br2, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 1.08 वोल्ट। ब्रोमीन के बाद है क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो बेटा हाइड्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इनकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव की है, तो क्लोरीन है 1.36 वोल्ट। अच्छा गोल्ड, देखो गोल्ड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1.5 वोल्ट। उसके बाद है फ्लोरीन, लास्ट बेटा। फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है, फिर इसका 2.87 वोल्ट। अच्छा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं बेटा, एक एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, जितने भी ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जब भी कंपैरिजन सेल में आएंगे, देखो एलिमेंट्स अपॉन हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बेटा हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर है, ये क्या है, ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। ये बेटा ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन क्या होंगी, रिड्यूस होगी। अच्छा ये एनोड पर चले जाएंगे, हाइड्रोजन कैथोड पर जाएगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट है, जब हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे नीचे वालों के साथ, क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, और जो नीचे वाले एलिमेंट कॉपर है या जो आयोडीन है, जो भी है, ये सब के सब रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन एनोड पर जाएगी, और ये जो मेटल होंगे वो कैथोड पर जाएंगे। अच्छा एलिमेंट को जो रखा गया है वो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब रिएक्टिविटी की बुनियाद पर रखा गया है। तो लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है,
बेटा लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो टॉप टू बॉटम हम ये कह सकते हैं कि ये टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। बेटा रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम का है, सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो लिथियम का है। और रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है क्योंकि वैल्यू माइनस की कम हो रही है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बेटा रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। एबिलिटी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करने की सलाहियत कम हो रही है। लूज करने की सलाहियत क्या हो रही है, कम हो रही है। या दूसरे अल्फाज में हम ये लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है। बेटा रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। इसका मतलब लिथियम से पोटेशियम में ज्यादा सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के वाले से। पोटेशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से सोडियम, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से जिंक। मतलब जिंक में, जो जिंक में सलाहियत है ऊपर वालों से ज्यादा है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है। बेटा रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो F2 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा रिएक्टिव का हमें पता चल जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं और कौन से मेटल जिनको हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकती है। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मेन जो फीचर्स हैं, ठीक है, द मेटल्स
आपको हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बेटा मेटल मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्ट एज एनोड, वो एक्ट करेंगे एज ए एनोड, अंडरगो ऑक्सीडेशन, when compared with हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या when compared with हाइड्रोजन, जब उनको हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, जब उन मेटल्स को हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। बेटा मेटल अपो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज एनोड, अंडरगो ऑक्सीडेशन when compared with hydrogen, and hydrogen act as cathode, हाइड्रोजन एक्ट करेंगे एज ए कैथोड, अंडरगो रिडक्शन, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। चलो कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं इनमें से जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इनमें से कोई भी ले लो एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, जबकि हाइड्रोजन गेन करेगी इलेक्ट्रॉन। ये जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हाइड्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। कोई भी इनमें से ऊपर वाले एलिमेंट्स में ले ले आप लोग, पहले क्रोमियम ले लो, क्रोमियम की वैल्यू देखो, हम क्रोमियम ले लेते हैं, अच्छा हम क्रोमियम लेते हैं तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगी बेटा, क्रोमियम जो होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। या जिंक ले लेते हैं तो जिंक भी ऑक्सीडाइज होगा, देखो जिंक ले लेते हैं, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड बन जाएगा, ये एनोड की रिएक्शन होगा, और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर होगा हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जिंक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन आयंस, जिंक आयंस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये रिडक्स रिएक्शन हो गया। हाँ, अगर इसकी जो है ईएमएफ आप 10 सेल निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे, तो ई सेल निकालने के बहुत ज्यादा फार्मूले हैं। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला ये है कि ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल आरपी से बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा, ओपी का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी लेंगे? बोलेंगे हाइड्रोजन की, जो 0.0 है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी लेनी है? जिंक की। बेटा जिंक की लेनी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या लेनी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की होती है 0.76 वोल्ट प्लस। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेनी है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की लेनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा ओपी से मुराद है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आरपी से मुराद है रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, तो ये जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जवाब क्या आएगा? 0.76 है। तो इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या कर सकती है? ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बेटा हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उन्होंने, हाइड्रोजन गैस में तब्दील कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन। और जितने भी एलिमेंट्स ऊपर है हाइड्रोजन से, जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है, सबकी वैल्यू नेगेटिव की है, सबके सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज act as cathode। जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे रखे हुए हैं, जो बेटा मेटल हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की है, तो वो एक्ट करेंगे एज ए कैथोड, एक्ट करेंगे एज ए कैथोड, अंडरगो रिडक्शन। इन कंपैरिजन से when compared with hydrogen, reduction when compared with hydrogen electrode। जब उनको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, जब उनको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो वो मेटल कैथोड हो जाएंगे, उनमें रिडक्शन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एक्ट एज एनोड, हाइड्रोजन एक्ट करेंगे एज एनोड। अंडरगो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन जो होगी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन से नीचे वाले कोई भी एलिमेंट ले लो आप लोग, बेटा हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी हैं, इनमें से कोई भी आप ले लो, हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी आप एलिमेंट ले लो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी और नीचे वाला एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा। चलो हम हाइड्रोजन और आयोडीन ले लेते हैं, या कॉपर ले लो। ठीक है, अब इस तरह लेते हैं, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन आयंस बन गए, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन के अंदर। बेटा ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है? हाइड्रोजन के अंदर। और हाइड्रोजन जो होगा वो एनोड बन जाएगा।
तो रिएक्शन एट ए नोड, तो कंपैरिजन सेल में हाइड्रोजन एनोड गिर जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन तो सबके हाइड्रोजन के साथ करते हैं हम। अच्छा, और यहाँ पे कैथोड जो लेंगे हम, वो हम कोई भी ले लें, जो हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट कोई भी हम ले लें। बेटा हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, चलो हम मरकरी ले लेते हैं। तो मरकरी के अंदर रिडक्शन होगी, मरकरी के अंदर देखो रिडक्शन होगी। अब इनको हम ऐड कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन में कैंसिल हो गए। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस है प्लस मरकरी के आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस और मरकरी बन गया। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, उसी से हाइड्रोजन आयन बन गए जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन गए। ये साल्ट ब्रिज है, दो लाइनें जो सर्किट को कंप्लीट करती है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन से मरकरी की तरफ है। मरकरी आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उसी से मरकरी बन जाता है। तो अब देखो ये सेल रिएक्शन इससे लिखा जाता है। बेटा जो सेल रिएक्शन है वो इस तरह लिखा जाता है। सेल रिएक्शन को इस तरह लिखा जाता है। अच्छा, अब देखो ई सेल इसका निकालें। तो ई सेल का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, रिडक्शन कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन जी एनोड पी होगी। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, रिडक्शन हो रही है मरकरी के अंदर, तो मरकरी की वैल्यू को देखो बेटा, मरकरी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 0.885, 0.885, और मरकरी के अंदर वो क्या रही है, मरकरी के अंदर हो रही है रिडक्शन 0.885, ये वैल्यू प्लस की है, और ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0 है, तो जवाब होगा 0.885 वोल्ट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो कंपैरिजन सेल के अंदर उनके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, कंपैरिजन सेल में उनमें ऑक्सीडेशन होगी, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले होंगे उनके कंपैरिजन सेल के अंदर क्या होगी, उनमें रिडक्शन होगी, वो रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन से जिनकी वैल्यू नेगेटिव वाली है उनसे कंपेयर कर रहे हो, पता है हाइड्रोजन को अगर ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले कंपेयर करेंगे तो क्या होंगे। ठीक है,
जब हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे Pp के साथ, एसियन के साथ, निकल के साथ, कैडमियम के साथ, आयरन के साथ, आयरन कौन सा 2 के साथ, तो ये सब के सब ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। ये सब के सब ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे नीचे वालों के साथ, तो हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होगी और नीचे वाले रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी कल आपको इसके जो एमएम फीचर्स हैं या इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, और कल आपको पढ़ाऊं दूंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि भाई रिएक्शन वो फिजिबल होगा या नहीं होगा। फिजिबल के लिए ई सेल का जवाब किसमें होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अगर ई सेल का जवाब पॉजिटिव का है तो उसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। अगर ई सेल का जवाब माइनस का है तो उसका मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो लाजिमत होगा नहीं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग होगा वो कल कर लेंगे।